ये क्वेश्चन है आपका CGL मेंस का क्वेश्चन है 2022 का 6/3/2023 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक समबाहुभुज के विकर्ण की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतःकोण का योग जो है वो 2700 डिग्री है। तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका विकर्ण का संख्या निकालने के लिए इसका भुजा का संख्या ज्ञात होना ज़रूरी है। तो भुजा का संख्या कैसे निकालेंगे? तो एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये टोटल अंतःकोणों का योग का फार्मूला होता है इक्वल टू 2700 डिग्री। ठीक है, इसको डिटेल में भी देखेंगे कि कैसे आता है। तो ये इसको काट देंगे, ये निकलेगा साइड की संख्या, तो ये काट देंगे और ये 18 से 270 काटना है तो 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 हो जाएगा। तो 1.5 गुने 10 यानी 15 हो जाएगा। ठीक, 15 हो जाएगा। तो n-2 का वैल्यू कितना हो गया? n-2 बराबर 15, तो n का वैल्यू हो गया 17, यानी साइड जो है हम लोग का आ गया 17। ठीक है, अब विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? n-3 इंटू n/2। तो n का वैल्यू हम लोग को 17 मिल गया है, जहाँ n क्या है? साइड है। तो 17 मिल गया है, तो 17 यहाँ पे 17 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 - 3 कितना हो जाएगा? 14। अब 14 n का वैल्यू फिर रखेंगे 17/2, यानी 14 गुने 17/2, फिर एक हो जाएगा 7। 17 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 119, यानी विकर्ण की संख्या हो जाएगी 119। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जो कि दे भी रखा है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे, मतलब ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमने एक फार्मूला बताया था जो कि फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। ये होता है क्या? अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180। ये कहाँ से आया? तो देखिए कोई भी अगर पॉलीगॉन है या कोई भी मतलब समबाहुभुज है, कोई भी समबाहुभुज, तो इसका बाह्य कोणों का सम हमेशा जो होता है वो 360 डिग्री होता है। हमेशा बाह्य कोण का हमेशा योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। देख लेते हैं इसका कैसे। यहाँ से कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ से बाह्य कोण इसका निकालेंगे तो अगर ये आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, वर्ग होगा। तो अगर ये त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज होगा तो ये अंदर वाला 60 डिग्री, ये 120 डिग्री होगा। तो सब 120 तो 360। तो चाहे वो आपका वर्ग हो या फिर समबाहु त्रिभुज हो, सबका जो है 360 ही होगा, क्योंकि जो बाह्य कोणों का योग होता है वो पूरा एकदम सर्कल का योग होता है, यानी 360 डिग्री। तो बाह्य कोण, अगर एक बाह्य कोण आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा तो एक बाह्य कोण इक्वल टू क्या होता है? 360/n। ठीक, 360/n हो गया। तो ये हो गया बाह्य कोण, यानी एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर का बात हो गया तो मान लीजिए ये ट्रायंगल था और बाह्य कोण हम लोग को पता है ये 120। तो इंटीरियर निकालने के लिए क्या करते हैं? 180 में से माइनस कर देते हैं बाहर। तो इसको अगर इंटीरियर निकालना होगा तो 180 - 360/n कर देंगे। तो ये एक्सटीरियर था तो ये इंटीरियर निकल गया। तो इंटीरियर का हो गया ये, इंटीरियर का क्या हो गया? 180 माइनस एक्सटीरियर कितना निकाले थे? 360/n। ठीक, अब इसको ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 180 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कैसे फार्मूला आता है ये बता रहे हैं। तो ये 1 - 2/n। ठीक है, अभी ये कर देंगे 180 इंटू n-2, ये n हो गया। तो अब ये n हो गया, लेकिन ये एक इंटीरियर का आया,
एक इंटीरियर एंगल का। अब एन वर्टेक्स है तो एन एंगल होगा, एन साइड है तो एन वर्टेक्स है तो इसलिए एन एंगल होगा। तो ये एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। तो ये आपका आ गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 माइनस एन माइनस 2। अब इसमें अगर ट्रायंगल का भी रखेंगे, एन का वैल्यू 3 रखेंगे, त्रिभुज का, तो 3 में से 2 गया 1 और 1 में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। अगर 4 वाला होगा यानी क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4 माइनस 2 यानी 2, 180 गुने 2 360। तो आपका आयत का या फिर वर्ग का 360 डिग्री होगा। 5 हो जाएगा तो 5 में से 2 गया 3 में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 540। तो ये हो गया, ये ऐसे प्रूफ होता है आपका जो है कि इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब आ गया विकर्ण की बात कि विकर्ण का फार्मूला जो है वो कैसे प्रूफ होगा। तो चलिए ये जो है हम यहाँ बताते हैं। एक ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम आपको सबसे पहले विकर्ण बोलते किसको हैं। तो विकर्ण बोलते हैं कि अगर किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण बोलते हैं। लेकिन कौन से वर्टेक्स को? लगातार जो वर्टेक्स पड़ रहा है किसी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मिनिमम एक वर्टेक्स का गैप होना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ नहीं मिला सकते हैं हम लोग को जब भी मिलाना होगा तो यहाँ से यहाँ तक, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। एक से ज़्यादा गैप हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 करेंगे अगर क्लॉकवाइज में तो फिर ये साइड के साथ ओवरलैप कर देगा तो इसको वर्टेक्स नहीं बोलेंगे। इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो फिर यहाँ एक ही गैप हो रहा है तो इसको वर्टेक्स बोल सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे तो वर्टेक्स होगा। इसीलिए अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर ये कोई ट्रायंगल होगा तो इसमें वर्टेक्स नहीं होता है। देखिए यहाँ से करेंगे तो ये नहीं हो रहा है, फिर यहाँ से इधर से एक का गैप हो रहा है लेकिन इधर से फिर नहीं हो रहा है। लेकिन यही अगर हम लोग ये पेंटागन ले लेंगे तो पेंटागन में यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक वर्टेक्स हो गया, फिर यहाँ से यहाँ भी एक वर्टेक्स हो जाएगा। तो इधर से 2 वर्टेक्स का गैप हो रहा है, इधर से 1 वर्टेक्स का गैप हो रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक जो है एक डायगोनल को बनाने में 3 वर्टेक्स इंगेज होता है, कम से कम 3 वर्टेक्स इंगेज होता है। देखिए एक इंगेज हुआ, एक ये इंगेज हुआ, 2 और ये तीसरा भी इंगेज हुआ, मतलब एक तरफ से, मतलब 1 2 या 3 इसको मान सकते हैं। कम से कम मिनिमम 3 इंगेज होगा। इसीलिए जब डायगोनल का फार्मूला लिखते हैं तो अगर n वर्टेक्स है तो एक डायगोनल बनाने के लिए इसमें 3 इंगेज होगा तो 3 माइनस हो जाएगा। अगर n वर्टेक्स है तो इसको सभी के साथ ऐसा ही होगा तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखे थे कि एक डायगोनल को बनाने के लिए हम लोग को 2 वर्टेक्स लग रहा था, तो इसीलिए इतना जो वर्टेक्स की संख्या निकला इसमें से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका निकल गया विकर्ण की संख्या। तो ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल में कोई पूछे कि कितना वर्टेक्स होता है तो 3 माइनस 3, कितना डायगोनल होता है तो ये मतलब कितना विकर्ण होता है तो 3 माइनस 3 0, और 0 में कुछ से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए जो है इसमें कोई विकर्ण नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में कितना विकर्ण होगा तो इसमें कितना होगा, 4 में से 3 गया 1 में से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4 बटे 2 2 हो जाएगा। 5 अगर यही वैल्यू रखें तो 10 बटे 2 5 हो जाएगा। अगर 6 रखें तो 18 बटे 2 9 हो जाएगा। तो ऐसे ये आपका निकल गया। ये एक और क्वेश्चन है हम लोग के पास। एक क्वेश्चन है ये आपका एलिगेशन का क्वेश्चन है। बोल रहा है 80 लीटर दूध के बिलियन में 60% दूध है, तो बिलियन के में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। देखिए इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है जिसको बोलते हैं स्थिरांक का कॉन्सेप्ट, यानी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें देखेंगे कांस्टेंट कौन सा रह रहा है, दूध है या बिलियन है। तो दूध में क्या मिलाया जाएगा, मिक्सचर है तो वो या तो पानी ही मिलाया जाता है जनरली। तो इसमें देखेंगे कि 80 लीटर का दूध है तो इसमें हम लोग को वैल्यू पर जाना ही नहीं है, सीधे टोटल बिलियन 80 लीटर का दिया हुआ है तो 60% जो है इसमें दूध है। लेकिन बोल रहे हैं दूध ही मिलाना है, यानी दूध का वैल्यू जो है वो वैरी कर रहा है। दूध मिलाना है तो दूध बढ़ेगा, और पानी जो है इसमें वही रह रहा है 40%। लेकिन अगला जब दूध मिला दिया जा रहा है तो पानी में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ परसेंट में बदलाव हो रहा है, उसका एक्चुअल वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये दूध मिलाया जा रहा है तो ये 80% बढ़ के हो जा रहा है और ये घट के 20% हो रहा है।
तो यहीं पे देखेंगे कि दूध कितना घटा, 40% से 20% हो गया, इसका मतलब आधा दूध घट गया। तो अगर 1/2 ये क्या हुआ है, सॉरी आधा पानी घट गया है उसी मिक्सचर में, तो 1/2 अगर कोई भी वैल्यू बढ़ेगा, सॉरी 1/2 कोई भी वैल्यू घटेगा, डिक्रीज़ करेगा, तो उसको अपना जो है मतलब पूरा कांस्टेंट स्थिरांक को बनाए रखने के लिए जो दूसरी वाली वैल्यू होगी उसको 1/1 बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ये अगर कोई वैल्यू 1 था तो इस पर 1 बढ़ा दिए, 1 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 हो गया, 2 बढ़ के ना हुआ है, अगर फिर इसको वापस उसी पे जाना है तो 1 घटाना पड़ेगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, यही वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बोल रहा है दूध को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 1/1, यानी इसका मतलब पहले जितना दूध था उतना दूध बढ़ा देंगे। तो ये पहले कितना था, 80 लीटर दूध था, तो 80 लीटर दूध बढ़ा देंगे, यही आंसर हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 80। अगर इसको जेन्युइन कंसेप्ट से भी बनाइएगा तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है अभी डाटा आसान है, अगर डाटा आपका डिफ़िकल्ट आए तो मुश्किल पड़ सकता है। तो 80 में बोल रहे हैं 60% दूध है, तो यानी 48 लीटर जो है वो दूध है, और पानी कितना है, 24 लीटर, यहाँ पे लिख देते हैं, ये m है, ये w है। अब बोल रहे हैं पानी तो फिर से उतना ही है, यानी 24 ही है, लेकिन इसको जो है 80% बनाना है, 80%, यानी ये 20% है, ये 20% है, तो 20% ये 24 लीटर है, तो 80% करने के लिए कितना कितना करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाएगा, यही ना है। तो 24 चौका 96 हो गया। तो आपका यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, हाँ बिल्कुल गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज गलत निकाले थे, ये आपका 8 छक 48 लीटर जो है आपका मिल्क था, तो ये 8 चौका 32 लीटर था ना वाटर, यही परसेंटेज, यही बोल रहे हैं कि आपको जब डाटा अगर इसी डाटा में अगर गड़बड़ हो रहा है तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। अब बोल रहा है कि ये पहले 40% था, अभी 20% हो गया है, तो ये 20% का वैल्यू जो है 32 है, तो 80% आपको दूध करना है, तो दूध का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो 32 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 लीटर आपका दूध होना चाहिए फाइनली, जो कि 48 लीटर पहले से था, तो इसमें से 48 माइनस कर देंगे, 128 में से 48 माइनस कर देंगे तो 80 लीटर आएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो कांस्टेंट वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे जाइए।